राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आपसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही लेट्स स्टार्ट। आव्या को अंदर आते ही पता चलता है कि आव्यान का एक्सीडेंट हुआ है। आव्या बिल्कुल भागते हुए आव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आव्यान के कमरे में पहुंचती आव्या हड़बड़ाहट और घबराहट में भाई भाई उसके मुंह से इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं निकलती। सहसा अब तक आव्यान से दूर होकर बेड पर बैठी हुई थी। आव्या आव्यान के चोटों को देख उन्हें छूने लगती है। आव्यान आव्या को देखते उसका हाथ पकड़ लेता है और आव्या नम आंखों से आव्यान को देखती है। वहाँ अपने जुड़वा भाई के चोटों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आव्यान आव्या को देखते हुए कहता है, आई एम फाइन रैबिट। आव्या हल्का सा रोनी सी आवाज़ में कहती है, ऐसे ठीक हो आप? बोलते हुए आव्या आव्यान के चोटों को देखने लगती है। सहस्रा दोनों को अकेले छोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। उसने जब आव्यान के दर्द को बयां करते हुए उसे गले लगाया था तो आव्यान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सोचते हुए सहस्रा के मन में एक सवाल उठा और वह यह सवाल मुंह से निकाल ही देती है, क्या उन्हें हमारे जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? बोलते ही सहस्रा को आव्यान की हरकतें याद आती है। आव्यान की हरकतें एक तरफ ये बयां करती थी कि वह सहस्रा के साथ रिश्ते में रहना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ वह भी कहती थी कि रिश्ते निभाने जैसा कुछ नहीं दिखाता। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों कभी एक कमरे में नहीं रहे। भले आव्यान सुबह हमेशा अपने सामान को लेने जाता था, सहस्रा सोचते जा रही थी कि तभी वह दर्द से टकरा जाती है। सहस्रा अपने ख्यालों से बाहर आकर उससे कहती है, उसे देखती है। दर्श सहस्रा को देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वह अपने कदम बढ़ाता है ही है, तभी सहस्रा कहती है, नाना जी आपको बहुत मिस करते हैं। सहस्रा ने ये दर्श को नहीं बल्कि सामने देखते हुए कहा था। दर्श पीछे मुड़कर सहस्रा की पीठ को देखता है और फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दर्श सहस्रा के सिर पर हाथ रखे कहता है, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? सहस्रा सिर उठाकर दर्श को देखती है और रिश्ते की सच्चाई तो सभी को पता थी। वो हाँ बोले या ना, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, पर उसे कोई तो जवाब देना था, इसलिए सहसा धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। दर्श उसका जवाब पाकर कहता है, मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाया, ना ही तुम्हारे जन्म होने समय जा पाया। सहस्रा दर्श के चेहरे को देखते लगती है, जिस पर बात का गिल्ट था, लेकिन वह भी क्या करता। उस वक्त वह खुद कोमा में था। दर्श सहस्रा के सिर से हाथ हटाकर कहता है, आव्यान बुरा नहीं है, वह हर रिश्ते को निभाना जानता है, पर उसकी हरकतें तुम्हें हमेशा हर्ट करती हैं। मुझे पता है, उसे बात करना पसंद नहीं है, उसे फीलिंग शेयर करना पसंद नहीं है। पता है, उसके डैड यानी आदित्य को भी अपनी फीलिंग शेयर करना नहीं आता था और ना पसंद था, लेकिन काव्य ने आकर उसे बदल दिया, उसे खुशी रहकर जीना सिखाया, उसे हर फीलिंग से रूबरू कराया। सहस्रा बस गौर से दर्श के अभियान के बारे में सुन रही थी। सवाल तो यह भी था कि सहस्रा कभी काव्या बन पाएगी? आव्या तो आदित्य की तरह बदल जाएगी। आव्यान को आदित्य की तरह बदल पाएगी? आव्यान को हर फीलिंग से रूबरू करा पाएगी? दर्श कुछ देर तक तो सहस्रा को उलझा हुआ देख रहा था, फिर वहाँ से चला जाता है। सहस्रा यूं ही अपने में उलझी हुई जाने लगती है। तभी वह एक कमरे के सामने रुक जाती है और देखने लगती है। अंदर आदित्य काव्या से लिपटे हुए था और बस काव्या को देख रहा था। काजल इस वक्त अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर सहस्रा की शादी के फ़ोटो देख रही थी। फ़ोटो देखते वक्त उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। वह एक फ़ोटो को पार करते हुए देखे जा रही थी कि तभी एक फ़ोटो आती है जिसमें ध्रुवंश के गोद में सहस्रा बैठी हुई थी। काजल उस फ़ोटो को ध्यान से देखने लगती है। वह ध्रुवंश के हाथों में नोटिस कर रही थी कि सहस्रा के कमर पर थी। काजल यह देखते हुए फिर आगे फ़ोटो देखती है जिस पर ध्रुवंश ने सहस्रा को गोद में उठाया था। यह सीन देखते ही काजल की शादी के कुछ दिन बाद ही घटना याद आती है। असल में काजल और ध्रुवंश की मुलाकात शादी के बाद एक एक्सीडेंट में हुई थी, जिस पर ध्रुवंश के कार
से काजल को टक्कर लगी थी। ज़्यादा तो नहीं, पर उसे पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से वह चल नहीं पा रही थी। ध्रुवंश ने कार से निकलकर काजल की सिचुएशन देखा तो उसने काजल को गोद में उठा लिया और उस वक्त जो काजल की जो फीलिंग्स थी वह ध्रुवंश के करीब के आने लगी। ध्रुवंश के करीबी से आने लगी। ध्रुवंश काजल को पहचानता था और जिसे साली ही मानता था। काजल भी उसे जीजू ही कहती। ध्रुवंश ने जब काजल को घर ड्रॉप किया तभी उसने काजल को गोद में उठा लिया और काजल को हाथ ध्रुवंश की गर्दन पर लपेटते हुए, और काजल बस ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश ने ऐसा करते ही काजल के दिल में एक फीलिंग जागी जो बहुत बुरी थी, क्योंकि उसे ये पता था कि ध्रुवंश सहस्त्रा का पति है। भले यह बात झूठ हो, पर फिर भी दुनिया के सामने तो यही सच था कि ध्रुवंश सहस्त्रा का पति है। फिर वह उसके प्रति फीलिंग्स कैसे जगा सकती है। वो ध्रुवंश को जीजू तो बोलती थी, पर वह ध्रुवंश को पसंद करती थी, उसे अट्रैक्ट थी। पर ध्रुवंश ने कभी भी काजल को उस नज़र से नहीं देखा था। अभी रात आधी हो चुकी थी। सहस्त्रा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि आव्यान जहाँ था वो गेस्ट रूम था, और जहाँ आव्यान हमेशा रहा करता था। सहस्त्रा को आव्यान की बहुत फिक्र हो रही थी, पर आव्यान के कमरे में इस वक्त आव्या थी, जिस वजह से सहस्त्रा की हिम्मत नहीं हो रही थी आव्यान के कमरे में जाने की। सहस्त्रा कमरे से बाहर निकलकर आव्यान के कमरे की तरफ देखती है और घर के सारे लाइट्स बंद थे, पर सहस्त्रा अपनी परेशानी में ये तक भूल गई कि उसे अंधेरे से डर लगता है। ध्रुवंश इस वक्त जागा हुआ था और वह धारा की फोटो को देखते हुए उसके साथ बातें बीते लम्हों को याद कर रहा था। तभी उसकी नज़र सहस्त्रा पर पड़ी। सहस्त्रा के नज़रों का पीछा करते हुए ध्रुवंश ने समझ जाता है कि सहस्त्रा आव्यान को लेकर चिंतित है। ध्रुवंश अपनी जगह से उठता है और उसने अपने फ़ोन को बंद करके कमरे से निकल जाता है। ध्रुवंश सहस्त्रा की ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? ध्रुवंश ने अचानक ऐसी आवाज़ सुनने से सहस्त्रा का ध्यान छूटता है। वह ध्रुवंश को देख बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के यह बोलते बहुत धीरे से बोलता है, नींद कहाँ से आएगी जब चैन ही कोई और ले गया हो। बोलते ही ध्रुवंश मन ही मन मुस्कुरा उठता है। ध्रुवंश ने इतनी धीमी बात को सहस्त्रा सुन नहीं पाती, जिस वजह से वे पूछती है, जी आपने कुछ कहा? ध्रुवंश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं तो। सहस्त्रा की नज़र फिर एक बार गेस्ट रूम की ओर चली जाती है। ध्रुवंश मुस्कुरा रहा था और सहस्त्रा को बिना दिखाए जाते हुए कहता है, पता नहीं ट्यूलिप कैसे सो रही होगी। अगर वह बेड पर नहीं सोती तो कभी कंफर्टेबल नहीं होती। बोलते हुए ध्रुवंश चला जाता है। ध्रुवंश नीचे जाकर सारे लाइट्स जलाता है। अब जाकर सहस्त्रा को होश आता है कि वह अब तक अंधेरे में खड़ी थी। होश आते ही वह खुद को देख बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। थोड़ी वक्त बाद सहस्त्रा देखती है कि ध्रुवंश आव्या को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। ध्रुवंश आव्या को उसके कमरे की ओर ले जाता है। ध्रुवंश जैसे ही कमरे में अंदर जाता है, सहस्त्रा जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर आव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा आव्यान के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। सहस्त्रा मुड़कर आव्यान को देखती है, जो सोते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस था। सहस्त्रा ने आज तक आव्यान को सोते हुए नहीं देखा था। आव्यान को सोते हुए भी सीरियस में देखकर सहस्त्रा धीरे से कहती है, इतनी सीरियस इनके अंदर भरा हुआ है। सीरियसनेस के ही सोते हुए भी इनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखे जा सकते। ऐसा लगता है जैसे सीरियस रहने की कोई कंपटीशन में उतरे हुए हैं। बोलते ही सहस्त्रा आव्यान की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा बेड के नीचे बैठ जाती है। वह आव्यान के चोटों को देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आव्यान का हाथ बहुत ज़्यादा रफ था। सहस्त्रा कुछ देर तक तो वैसे ही रहती है और फिर ज़मीन पर बैठ ही सो जाती है। सुबह आव्यान की आंखें काफ़ी जल्दी खुलती हैं। आंखें खुलते उसकी नज़र सहस्त्रा के सोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ती है। आव्यान कुछ पल सहस्त्रा के चेहरे को देखता है और फिर उठने को होता है, पर तभी उसे समझ आता है कि सहस्त्रा ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। आव्यान एक नज़र सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। उसके छुड़ाते वक्त ही सहस्त्रा की नंद भी खुल जाती है। सहस्त्रा आंखें खोले आव्यान को देखती है। आव्यान की नज़र भी सहस्त्रा पर चली जाती है। सहस्त्रा आव्यान की नज़रों को अपनी तरफ पाते ही उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, आपको कुछ चाहिए?
अव्यान कुछ नहीं बोलता और अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। ये देखकर सहसा डांटते हुए कहती है, भगवान ने जुबान दी है ना, तो बोलते क्यों नहीं हो आप? मैं यहाँ आपके लिए खड़ी हूँ, लेकिन आपको तो बस खुद को चोट पहुँचाना है। ये नहीं सोचते कि इससे आपके परिवार को कितनी तकलीफ होती है, मुझे कितनी तकलीफ होती है, लेकिन नहीं, बस खुद को चोट पहुँचाना है और चुपचाप रहना है। आप समझती क्यों नहीं है कि आपकी चोट से हमें दर्द होता है? बोलते हुए वह बिल्कुल चुप हो जाती है। सहस्त्र अपने बातों को याद करते हुए अभियान को देखती है, जो बिना भाव के उसे ही देख रहा था। सहस्त्र अपने मन की सारी भड़ास निकालते हुए इतना कुछ बोल जाती है कि उसे इस वक्त याद ही नहीं रहता। लेकिन अब जब उसे समझ आता है कि वह हकलाते हुए कहती है, वो हम हमारा मतलब, वह इतना ही बोलती है कि तभी अव्यान उसके सामने खड़ा हो जाता है। सहसा ये देख थोड़ी सहम सी जाती है और वह खुद को अव्यान के इतने करीब खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वह अपने कदम पीछे करने लगती है। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ने लगती हैं जब वह देखती है कि अभियान भी अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा है। सहस्त्रा पीछे हटते दीवार से सट जाती है। अभियान अब भी उसकी ओर ही कदम बढ़ा रहा ही जा रहा था और वह कदम बढ़ाते बढ़ाते सहस्त्रा के एकदम करीब पहुंच जाता है और सहस्त्रा सिर झुका अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लेती है। अभियान एक हाथ दीवार पर रखकर सहस्त्रा के करीब चला जाता है और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए थे। सहस्त्रा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभियान सहस्त्रा के झुके चेहरे को अपने एक हाथ बढ़ाकर चिन को पकड़ ऊपर करता है। सहस्त्रा और कसकर अपनी साड़ी को मिट्टी में भर लेती है। अभियान एकटक सहस्त्रा के चेहरे को देखता है। उसकी बंद पलकें तेज सांसें लेने लगती हैं। नाक और हल्का हल्का लेने वाले नाक और हल्का हल्का थिरकते उसके होठ। अव्यंग सहस्त्रा के चेहरे पे फूंकता है, जिसे सहस्त्रा अपने चेहरे पर जोर देकर धीरे धीरे अपने पलकों को उठाती है। पलकें उठाते उसे अव्यंग का चेहरा बहुत बहुत करीब दिखता है। अगर वो 1 इंच भी हिलती तो अव्यंग के होठ उसके होठों से मिल जाते। अव्यंग सहस्त्रा की आंखों से होते हुए उसके होठों को देखता है। सहस्त्रा भी अब अव्यंग की नज़रों से अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत जोर से शोर करने लगता है। अभियान सहस्त्रा के बहुत ही ज़्यादा करीब था और सहस्त्रा अभियान की नज़रों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। सहस्त्रा को अभियान के बोलने का इंतज़ार था, पर तभी दरवाजे पर नॉक होती है। अभियान एक नज़र दरवाजे को देखकर वॉशरूम चला जाता है। सहस्त्रा आज भी अभियान की आवाज़ नहीं सुन पाई, जिस वजह से उसका मुंह बन गया। सहस्त्रा वॉशरूम की ओर देखकर मुंह बनाकर बोली, अजीब है ये भी, इतने करीब आने से अच्छा दूर ही रहकर ही कुछ बोल देते। मुझे तो लगता है जरूर इन्हें न बोलने की हायर डिग्री ले रखी है। पता नहीं मुझे अपने ही पति की आवाज़ कब सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलते हुए सहस्त्रा आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर आव्या थी। वह जल्दी से अंदर आकर अभियान को ढूंढने लगती है। सहस्त्रा उसे अभियान को यूं ढूंढता पाकर कहती है, जी वो वॉशरूम गए हैं। अव्या वॉशरूम को देखते हुए परेशान लहजे में पूछती है, भाई को कहीं दर्द तो नहीं है ना? आपको उन्होंने बताया? बोलते ही आव्या सहस्त्रा को देखती है। सहस्त्रा नाम में सिर हिला देती है और कुछ देर बाद अव्यान बना कर बाहर आता है। आव्या और सहस्त्रा दोनों अव्यान को शॉवर लिया देखकर गुस्से से घूरने लगती हैं। आव्या अव्यान पर गुस्सा करते हुए कहती है, भाई आपसे किसने कहा था शॉवर लेने को? सारे चोटों को आपने भिगा दिया। आपको पता है इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आव्या बस इतना ही बोलती है कि सहस्त्रा बीच में कहती है, इन्हें पता कैसे होगा? बस इन्हें तो अपनी जिद पर अड़ना आता है। एक दिन नहीं नहाते तो क्या ही बिगड़ जाता। बहन और वाइफ मिलकर आज पूरी तरह से अव्यान को डांट रहे थे। सहस्त्रा को अव्यान का उसकी चोटों को बढ़ावा देने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वह गुस्से से बस अव्यान पर भड़क रही थी। वहीं आव्या भी अव्यान पर भड़ास निकाल रही थी। अव्यान दोनों को घूरता और अब दोनों बिल्कुल चुप हो जाती। दोनों बिल्कुल चुप नहीं होते तो अव्यान हार मानकर कमरे से निकलने लगता है। वह निकलता उससे पहले आव्या और सहस्त्रा
दोनों ही अभियान को पकड़ लेते हैं और एक हाथ सहस्रा ने पकड़ा और दूसरा हाथ आव्या ने। आव्यान दोनों को देखता है। दोनों गुस्से में उसे देख रहे थे। दोनों एक साथ कहती है, अब कहाँ जा रहे हैं आप? आव्यान बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका था दोनों की डांट सुनकर। आव्यान दोनों का हाथ पकड़े खींचते हुए कमरे से बाहर निकलता है और उन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। सहस्रा और आव्या दोनों मुंह खोले दरवाजे को देखते हैं। सहस्रा के मुंह से एकदम से निकला, कितने खड़ूस हैं ये। वहीं दोनों को देखकर ध्रुवंश को सब कब से उनकी ही देख रहा था। वह हंसने लगा। ध्रुवंश हंसते बोला, एक हुआ दो पर भारी। ध्रुवंश की बात सुनकर आव्या और सहस्रा ध्रुवंश को घूरने लगती हैं। ध्रुवंश खुद को खतरे में समझ अपनी हंसी रोक लेता है और फिर लगता है मुझे कुछ काम है बोलकर ध्रुवंश वहाँ से भाग जाता है। सहस्रा और आव्या दरवाजे को देखती हैं और फिर एक दूसरे को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। एयरपोर्ट। विनी कार में गेट के पास बाहर मुंह किए बैठी थी। उसके पास धीरज कार के गेट को पकड़ झुका हुआ था। विनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम भी पटना तक आ गए? और अब बोलते ही वह नाराज़गी से धीरज को देखने लगती है। धीरज झुककर विनी के माथे पर किस करके कहता है, माय लाइफ, मैं मीटिंग के बाद जाऊंगा ना तुम्हारे पास, अब नाराज़गी थूक भी दो। धीरज इतना बोलते ही विनी के गाल पर किस करता है। सॉरी, ये वॉइस जो है जो बैकग्राउंड में आ रही है वो शिवरात्रि के कावड़ निकल रही है और उसके जो डोले निकलते हैं बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, बारातें निकलती हैं, म्यूज़िक डीजेस निकलते हैं, ये उसी की वॉइस है। तो ये जो है हमारे घर के सामने से निकलती है। सो जस्ट वेट। विनी जो है अपने गाल पर हाथ रखे उसे घूरते हुए कहती है, ये क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम इस वक्त कहाँ पर हैं? धीरज मुस्कुराते हुए विनी के होठों को देखते हुए कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हम कहाँ पर हैं? हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बोलते हुए धीरज आई विंग करता है और ये देख विनी शर्म से नज़रें झुका लेती है। विनी भी शर्माता देख धीरज टीस करते हुए बोला, पता है तुम सुहाग रात में भी ऐसे ही शर्मा रही थी, पर अब हमने वो सब स्टार्ट किया फिर तो तुम्हारी शर्माहट तो छू मंतर सी हो गई। विनी का गाल अब शर्म से और भी ज़्यादा लाल हो जाता है, पर वह थोड़ा गुस्सा दिखाते धीरज के सीने पर मारते हुए कहती है, बिल्कुल बेशर्म हो तुमने ना, मैं तुमसे ना मैं बात ही नहीं करूँगी और जाओ यहाँ से। धीरज हंसते हुए विनी का हाथ पकड़ता फिर कहता है, मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ओके, ध्यान से जाना। इतना बोलते ही धीरज विनी के माथे को चूमता और बाहें बोलकर चला जाता है। विनी उसे मुस्कुरा कर जाता हुआ देखती रहती है और विनी भी अब ड्राइवर को कार चलाने को बोलती है। सहसा अभियान के सारे लंच का वो रेडी करके प्लेट पर सर्व करती है। चोटों की वजह से अभियान ऑफिस नहीं गया था और नहीं जा सकता था। अगर जाता तो उसे सहस्रा और आव्या की पता नहीं कितनी डांट सुननी पड़ती। आव्या हॉस्पिटल जा चुकी थी। सहस्रा एक बड़े से ट्रे को उठाकर जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे का डोर बेल जाती है। सहस्रा हॉल पर चारों ओर नज़र घुमाए देखती है जहाँ कोई नहीं था। सहस्रा एक नज़र दरवाजे को देखती है, तभी उसे एक बार डोर बेल बजती है। सहस्रा ट्रे को टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजे के पास पहुँचते वह दरवाज़ा खोलती है। सामने विनी खड़ी थी। विनी सहस्रा को देखते ही उसके गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कैसी हो भाभी? सहस्रा ने ज़्यादा विनी के साथ वक्त नहीं बिताई थी, जिस वजह से वह ज़्यादा विनी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाई थी, पर फिर भी विनी ने सहस्रा के शादी वाले दिन से ही उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव किया था, जिसे सहस्रा को विनी के साथ कंफर्टेबल लगता है। सहस्रा भी धीरे से विनी के पीठ पर हाथ रखे कहती है, ठीक हूँ। विनी सहस्रा से अलग होकर अंदर देखते हुए कहती है, बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोलते ही विनी हॉल पर आ जाती है। सहस्रा भी चारों ओर देखती है, फिर कहती है, विक्रम अंकल तो ऑफिस गए हैं, दर्श अंकल अपने घर गए हैं। और सहस्रा इससे आगे कुछ बोलती तभी विन्नी की आवाज़ आती है,
विक्रम अंकल? बोलते ही विनी सहस्रा को देखते ही फिर कहती है, भाभी आप डैडा को डैड या पापा बुला सकती हैं, ये एक और कावड़ आ रही है। सहस्रा विनी को देखते ही, क्योंकि उसे जहाँ तक बताया गया था काव्या मतलब अव्यान की माँ का हस्बैंड आदित्य है, ना कि विक्रम। और वैसे भी अव्यान ध्रुवश और आव्या में से कोई विक्रम को पापा कहकर नहीं बुलाते, तो सहस्रा को समझ नहीं आया तो वह विक्रम को अंकल बुलाना ही सही समझती है। एक और कावड़ आ रही है खूब धूमधाम बैंड बाजों के साथ। पर विनी को पता नहीं था, इसलिए सहस्रा हाँ में सिर हिला देती है। हाँ, सहस्रा उसको रोकना चाहती थी। विनी बोरियत से चारों तरफ देखती है और फिर बैग को सोफे पर रखते हुए कहती है, मतलब घर में कोई नहीं है, चलो ठीक है मैं मम्मा से मिलकर आती हूँ। विनी इतना बोलते ही आगे बढ़ जाती है। सहस्रा विनी के अचानक यह बोलने से समझ ही नहीं पाती कि वह क्या करे। विनी सीढ़ियों पर चलती जा रही थी। सहस्रा उसे रोकना तो चाहती थी, पर वह समझ ही नहीं पाती कि वह उसे कैसे रोके। जब सहस्रा को बिल्कुल समझ नहीं आता तो वह जल्दी से अभियान के ओर बढ़ जाती है। सहस्रा अभियान के कमरे में जाकर देखती है तो अभियान को बैठा हुआ पाती है। सहस्रा अभियान के पास जाकर कहती है, वो आपकी दीदी आई हैं और वो आपकी माँ से। वह इतना ही कहती है कि अभियान तुरंत उठता है और वह अपने दर्दों को भूलकर तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सहस्रा अभियान को देखते हुए उसके पीछे चली जाती है, क्योंकि अभियान को अपने तेज कदमों से वजह से सिर पर दर्द हो रहा था, जिसे उसके अपने पैर की पकड़ लिया था, जो सहस्रा देख पा रही थी। अभियान सीढ़ियों पर हल्का लड़खड़ा जाता है। सहस्रा अभियान को संभालने के लिए दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर तब तक अभियान खुद को संभाल लेता है और अपने कदम बढ़ाने लगता है। अभियान ऊपर जाते काव्या के कमरे में कुछ दूरी पर एकदम से रुक जाता है। सहस्रा भी अभियान के थोड़े पीछे रुककर सामने देखती है, जहाँ विनी कमरे के अंदर देख रही थी। अभियान विनी के कमरे के अंदर देखकर पाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहीं विनी अंदर जाने वाली होती है कि उसकी नज़र अचानक अभियान पर चली जाती है। अभियान के शरीर पर बैंडेज देखकर विनी लगभग दौड़ते हुए अभियान के पास आती है और घबराते हुए कहती है, भाई ये सब क्या हुआ आपको, और किसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बोलते हुए विनी की नज़र सहस्रा पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। विनी सहस्रा को देखकर, और आपने भी तो क्यों नहीं बताया? विनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अभियान को लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अभियान सहस्रा को देखता हुआ काव्या के कमरे की ओर इशारा करता है। सहस्रा अभियान के इशारे को समझकर जल्दी से काव्या के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर देखती है तो आदित्य इस वक्त वॉशरूम से बाहर आ रहा था। मतलब यह था कि विनी ने बस काव्या को ही देखा था, ना कि आदित्य को। सहस्रा दोनों को देखकर दरवाज़ा बंद कर देती है। हॉस्पिटल में काव्या अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की ओर गई थी, जहां आदित्य और काव्या का इलाज के लिए डॉक्टर को अपॉइंटमेंट किया गया था। काव्या सारी रिपोर्ट्स को डॉक्टर के पास जमा करने आई थी। काव्या रिपोर्ट्स को जमा करने के बाद लिफ्ट की ओर बढ़ती है। काव्या एक बटन प्रेस करके लिफ्ट में आने का इंतज़ार करते हुए टाइम देखती है। कुछ ही पल में लिफ्ट खुलती है और अंदर रुद्र बिना भाव के खड़ा फ़ोन पर कुछ कर रहा था। उसे देखती काव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह रुद्र को देखते हुए मन ही मन कहती है, अजीब है, मैं जहाँ जाती हूँ उसको तो मिलना ही होता है। बोलते हुए काव्या लिफ्ट के अंदर बढ़ती और एक बटन प्रेस करती है। रुद्र अभी फ़ोन में घुसा हुआ था और वह काव्या को बिल्कुल नहीं देख रहा था। काव्या इधर उधर देखती हुए हल्का गुनगुनाने लगती है। सच में उसे इतना वक्त रुद्र से बात करने का मन कर रहा था। इस वक्त काव्या इधर उधर घूमती है और फिर रुद्र को देखती है, जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। काव्या लिफ्ट से सटकर रुद्र को देखते हुए आखिर में कह देती है, तुम क्या मेरी परछाई हो जो हर वक्त मेरे पास ही होते हो? रुद्र काव्या के यह बोलने पर चुप ही खड़ा रहता है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। काव्या उसके ना बोलने पर आगे बढ़कर उसका फ़ोन उसे छीन लेती है। रुद्र पॉकेट से एक और फ़ोन निकाल कर देखने लगता है। काव्या वह फ़ोन भी उसे छीन लेती है। रुद्र
फिर भी आव्या को नहीं देखता। आव्या नीचे से झांकते हुए रुद्र को देखते हुए कहती है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या आप मुझसे नाराज हो? रुद्र अब दूसरी तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आव्या उसको खुद इग्नोर करता देख कहती है, देखो मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम मुझे इफेक्ट कर रहे थे। और आव्या रुद्र का यह बता रही थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा। वह अपने अंदर की फीलिंग्स को रुद्र के सामने बता रही थी। रुद्र अब भी उसे नहीं देखता। वह पूरी तरह से आव्या को इग्नोर कर रहा था। आव्या उसे ऐसे चुपचाप देख नहीं पा रही थी। उसे रुद्र की आवाज़ सुननी थी और रुद्र उसे उसके लिए तड़पा रहा था। चाहे जो भी हो, लेकिन आव्या को रुद्र की आदत सी लग गई थी। आव्या उसके दोनों फ़ोनों को अपने पॉकेट में रखती है और कहती है, तुम्हें बात नहीं करनी ना? फाइन है, मैं भी तुमसे नहीं कर रही। देखो देखना, अगर तुम्हें जब मुझसे बात करने का मन करे ना तभी नहीं करूँगी। बोलते ही आव्या उसकी ओर पीठ करती है और फिर हाथ बांधे हुए मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। रुद्र फिर से अपने फ़ोन निकाल कर देखने लगता है। आव्या बड़बड़ाते हुए कहती है, एक तो पहले आदत लगवाया और फिर इतना ही बात नहीं करना था तो मुझसे मिले ही क्यों? एक बार कॉफ़ी पी, लॉन्ग ड्राइव पर क्यों गए और मुझे किस क्यों? बोलते ही आव्या को वो किस याद आती है। याद आते ही आव्या के हाथ उसके होठों पर चले जाते हैं। एक दिन पार हो गए थे पर उसे याद ही नहीं रहा कि रुद्र ने उसे किस किया था। आज अचानक ही आव्या के मुंह से निकल गया। जैसे ही निकला उसे वह किस सीन याद आने लगती है। आव्या अपने होठों को छूते हुए सीन को याद करने लगी। आव्या के पूरे शरीर में एक सिरहन सी उठी और वह कांप सी उठी। उसकी पहले किस होने के बावजूद उसने यह गौर नहीं किया। आव्या उस पल में डूब रही। वहीं आव्या के बड़बड़ाते सारी बातें रुद्र को सुनाई दे रही थी और वह अब एकटक आव्या को देख रहा था। आव्या को रुद्र का किस करना जैसे ही याद आता है, वह फिर एक बार रुद्र की मुड़ जाती है रुद्र की तरफ और कहती है, तुमने मुझे किस की? मेरी फर्स्ट किस चुरा ली तुमने। अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी किस वापस चाहिए। बोलते ही आव्या रुद्र को घूरने लगी और वहीं रुद्र अब भी आव्या पर ध्यान नहीं दे रहा था। आव्या रुद्र के ऐसे चुप रहने से फिर से कहती है, आप खंबे जैसे खड़े क्यों हो? मुझे अपनी किस वापस करो वरना मैं खुद अपनी किस ले लूँगी। इतना बोलते हुए आव्या अपने एड़ी पर खड़ी होकर रुद्र के सीने पर हाथ रखती है और रुद्र के होठों पर अपने होठ रखने की कोशिश करती है। लेकिन आव्या के होठ रुद्र के होठों से सट पाते उससे पहले रुद्र आव्या के मुंह पर हाथ रखता है और उसे देखने लगता है। आव्या की नज़र भी रुद्र की आंखों पर चली जाती है। इस दौरान दोनों के बीच खामोशी सा जाती है। दोनों अपनी नज़रों में कहीं गुम से हो जाते हैं। रुद्र आव्या की आंखों से लेकर उसके मासूम चेहरे को देखता है। रुद्र ने अब तक आव्या के मुंह से हाथ नहीं हटाया था। आव्या भी रुद्र के आंखों से होकर उसके चेहरे को देखती है। रुद्र के चेहरे पर अब तक कोई भाव नहीं थे। कुछ पल बाद रुद्र अपना हाथ हटा लेता है। तभी लिफ्ट खुलती है। रुद्र आव्या के हाथों को अपने सीने से हटाता फिर बाहर जाने लगता है। आव्या रुद्र को जाता हुआ देखने लगती है। रुद्र का यूं खामोश होकर जाना आव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आव्या लिफ्ट से निकलकर रुद्र को जाता देखते हुए खुद से कहती है, मेरी बातों को इससे ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है क्या? कहीं मैंने इसे हर्ट तो नहीं कर दिया? जाकर सॉरी बोल दो। क्या? लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं? बोलते ही आव्या रुद्र को एकटक देखने लगती है जो अब काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका था। दिया दूसरी तरफ दिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी डोरबेल बजती है। दिया डोरबेल की आवाज़ सुन दरवाजे की ओर देखती है, फिर आसपास देखती है। आसपास कोई भी सर्वेंट नहीं थे। यह देख दिया सोफे से उठती है और दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही दिया दरवाज़ा खोलती है। दिया जैसे ही सामने खड़े इंसान को देखती है उसे जैसे यकीन ही नहीं होता। सामने दर्श खड़ा था। दर्श दिया को देखते हुए कहता है, इस सिस, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई? दर्श की आवाज़ से दिया जो अब तक खोई हुई थी उसकी ध्यान एकदम से हट जाता है। दिया आगे बढ़कर तुरंत दर्श को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू भी बह जाते हैं। दिया सिसकते हुए कहती है, तुम जिंदा हो? मेरा भाई जिंदा है। दर्श दिया की पीठ को सहलाने लगता है। दिया दर्श से अलग होती है और फिर उसके चेहरे को
अपने हाथों से भरकर कहती है, कहाँ थे अब तक? जब जिंदा थे तो इतने दिनों कहाँ थे? यहाँ क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है डैड कितना मिस करते हैं तुम्हें। दिया रुक ही नहीं रही थी, बस वह बोलती ही जा रही थी, बोलते जा रही थी और बोलते ही जा रही थी। दर्श दिया के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देख रही थी। दर्श दिया के चेहरे पे अपने लिए फिक्र देख रहा था। उसके लगातार बोलने से दर्श दिया के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोला, ओ सिस, आप इतनी बोलती हैं? आपकी बेटी आप पर बिल्कुल नहीं गई है। दर्श की बात सुनकर दिया रुक सी जाती है। वह असमंजस में दर्श को देखने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दर्श सहस्रा से मिल चुका है। दिया अपने भीगे पलकों से दर्श को देखते हुए कहती है, तुम मेरी बेटी से मिल चुके हो? कब और कैसे? बोलते हुए दिया दर्श के जवाब को इंतजार कर रही थी। दर्श अंदर देखते हुए कहता है, दरवाजे पर खड़े रखकर ही बातें करने का इरादा है? चलिए ना, अंदर चलकर बात करें। और सॉरी, ओ कहते हुए दिया दर्श के साथ अंदर चली जाती है। दिया जल्दी से देवेश और हिमांशु को कॉल करके घर बुलाती है। उसने ये नहीं बताया था कि दर्श आया है। उसने यह कहकर बुलाया कि उसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। दर्श चारों ओर घर को देखने लगा। वक्त के साथ काफ़ी कुछ बदल चुका था। तस्वीरों पर फैमिली मेंबर्स बदल चुके थे। आज एक सच्चाई बाहर आनी थी जो कई सालों से दबी हुई थी। उसे बाहर निकलने वाला दर्श था। बेकसूर को गुनहगार समझने की भूल आज समझ आने वाला था। परिवार के बर्बाद होने का कारण आज उभर कर आने वाला था। आज आपस की वजह की दुश्मनी खत्म होने वाली थी और असली दुश्मन का चेहरा सामने लाया जाने वाला था, जो रुद्रांश का था। एक होटल रूम में रुद्रांश बैठा हुआ था। उसके सामने 3-4 लोग बैठे थे। उसमें से एक थोड़े गुस्से में कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा किंग बनेगा और माफिया वर्ल्ड पर राज करेगा। तुम्हारे भरोसे हमने माफिया वर्ल्ड में अपनी स्मगलिंग स्टार्ट की, लेकिन अब तो जो किंग है उसने हमारे सारे धंधे को बंद करके रख दिया है। वेपन और ड्रग्स के सिवा हम कुछ भी स्मगलिंग नहीं कर पा रहे हैं। किस चीज़ की बोला था उसने? तुम्हारे भरोसे हमने माफिया वर्ल्ड में अपनी स्मगलिंग। रुद्रांश सारी बातों को सुन रहा था और एक हाथ में गिलास पकड़े दूसरे हाथ में उस गिलास पर अपनी उंगली गोल गोल घुमा रहा था। रुद्रांश ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहता है, सो वॉट, तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश नहीं की, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो डी को मारने की कोशिश की थी, पर वह बच निकला। पहले उस लड़की के द्वारा, फिर शादी होने से पहले। बोलते ही वह फिर ड्रिंक का फिर एक सिप लेता है। गलती हमारी नहीं है, बल्कि गलती सिर्फ तुम्हारे बेटे की है। गलती सिर्फ टाइगर की है। जंग जीतने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। टाइगर मैदान में उतरता तो था, पर उसने कदम पीछे कर लिए। स्टूपिड फेलो। सामने बैठे आदमी में से यह बोल ही रहा था कि तभी गन शूट की आवाज़ आती है और तीनों उस आदमी को देखते ही फिर रुद्रांश को, जिसके हाथ में गन थी, और रुद्रांश ने उस आदमी को मार दिया था। रुद्रांश उस आदमी को घूरते हुए बोला, मेरे टाइगर के बारे में बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? ही इज़ माई सन। मेरे प्यार की निशानी है वो। रुद्रांश एकदम से चिल्ला उठता है। तीनों डर से रुद्रांश को देखते हैं और रुद्रांश आंखें बंद करता है तो तीनों जल्दी से उस आदमी की लाश को उठाकर चले जाते हैं। रुद्रांश के कुछ दूरी पर उसका असिस्टेंट जावेद खड़ा था। रुद्रांश आंखें बंद किए हुए अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए कहता है, जिस लड़की की वजह से टाइगर ने शादी करने से मना किया, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मेरे सपने को उस लड़की ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। उसे अब जीने का कोई हक नहीं है। मार दो उसे। बोलते ही रुद्रांश आंखें खोलता है, फिर गिलास में वाइन डालने लगता है। जावेद हाँ में सिर हिला देता है। सक्सेना हाउस। धीरज मीटिंग के बाद भी विनी के पास आ गया था। विनी हॉल में बैठे हुए कुछ लोगों को कंफ्यूज होकर देख रही थी। विक्रम थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि अव्या ने कहा था कि वह विनी को सब कुछ सच बताने वाला है। विनी, सौरभ, ध्रुव और आव्या को देखते हुए कहती है, डैड ये लोग कौन हैं? धीरज अभी कमरे में आराम करने गया था।
क्योंकि उसे विनी ने ही कहा था। विक्रम सबको देखता है और फिर विनी को देखता है, पर चुप ही रहता है, क्योंकि 23 सालों में जो झूठ वह विनी से बोलता आ रहा था, उसकी वजह से वह विनी को जवाब देने की हालत में नहीं था। एक और कावड़ आ गई क्योंकि परसों ही जल अभिषेक है और इसलिए आप पता नहीं कौन से स्टेट्स और सिटीज़ में रहते हैं। ये कावड़ हरिद्वार से आ रही है और मोस्टली जो है दिल्ली में, पंजाब और इसी रूट से जाती है और सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में ही चढ़ती है हमारे शहर में। विक्रम काफ़ी सालों से विनी से झूठ बोलते आ रहा था, इसलिए वो इस हालत में नहीं था कि वह उसे कुछ जवाब दे। नहीं, श्रेष्ठा अव्यान को देखती है जो चुप था, इसलिए वह खुद उठकर विनी के पास जाती है और विनी के हाथ को पकड़ लेती है। विनी कंफ्यूज होकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा विनी को देखते हुए कहती है, विनी, हमने एक गलती की है, तुमसे एक सच्चाई छुपा कर रखी है। श्रेष्ठा के बोलते ही विनी एकदम से कहती है, कैसी सच्चाई? श्रेष्ठा विक्रम को देखती है जो अब सिर झुकाए खड़ा था। वह इस वक्त सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। श्रेष्ठा विनी को देखते हुए कहती है, जिसे तुम अपनी माँ समझती हो वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। जैसे ही विनी यह सुनती है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनी लड़खड़ा सी जाती है। श्रेष्ठा तुरंत उसे टाइटली पकड़ लेती है। विनी आंखों से आंसू दिखने लगते हैं। वह भावुक होकर कहती है, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो ऊपर कमरे में। वो बोलती ही कमरे की ओर देखती है। श्रेष्ठा तुरंत उससे कहती है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी मासी है। तुम्हारी माँ नित्या और काव्या दोनों एक जैसी दिखती हैं। विनी को इन सब बातों को यकीन करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। विनी काव्या को माँ मानती थी, अब वह अचानक ऐसे कैसे मान ले कि वह उसकी माँ नहीं है। विनी हल्का हंसते हुए कहती है, आप मजाक करिए ना। विनी की हालत देख सबको भी बुरा लग रहा था। विनी की हालत देख अव्यान की नज़र सहस्त्रा पर चली जाती है। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था वो तो उसे भी नहीं पता था। विक्रम तो अब पीट करके खड़ा हो जाता है। उसे यह सब सुना नहीं जा रहा था। श्रेष्ठा विनी को ऐसे देख उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की ओर ले कर जाने लगती है। यह देखकर सभी उठ जाते हैं। वह सभी श्रेष्ठा और विनी के पीछे चलते हैं। श्रेष्ठा विनी को काव्या के कमरे के पास ले जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। सामने का नज़ारा देख विनी शॉक्ड हो जाती है। अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। अंदर आदित्य इस वक्त काव्या के सिर को गोद में रखकर सहला रहा था और काव्या की आंखें खुली हुई थी। विनी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही श्रेष्ठा कहती है, वहाँ जो बैठा है वो आदित्य सिंघानिया है और वह जो लेटी है वो उसकी वाइफ काव्या आदित्य सिंघानिया है। विनी आदित्य को गौर से देखती है और उसने इस चेहरे को पहले भी देखा था। धीरे धीरे विनी को आदित्य का चेहरा एकदम साफ दिखने लगता है। वो सारी चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। उसे आदित्य की बात भी सुनाई देने लगती है। आई एम सॉरी, आपसे मैं तुम्हारी मम्मा को टच नहीं करूँगा। हमने रेफरेंस भी दिया है कि चैप्टर 169 ऑफ सीज़न 1 में उन्होंने कहा था, विनी से आदित्य ने कहा था। विनी हर सारी चीज़ें याद कर रही थी। तभी श्रेष्ठा विनी को आव्यान और आव्या की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तो आदित्य और काव्या के जुड़वा बच्चे हैं, आव्यान और आव्या। तुम्हारा जो भाई था वो इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर विनी को फिर एक बार झटका लगता है, पर आज सच्चाई को जानकर टूट चुकी थी। विनी की आंखों में अब आंसू थे। श्रेष्ठा यह देखकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहती है, सच्चाई तुम्हारे सामने कैसे लाए हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर तुम्हें सच्चाई जानने का हक था, इसलिए छुपा भी नहीं सके। हमें गलत मत समझना विनी। श्रेष्ठा का इतना बोलते ही विनी पीछे होती है और फिर रोते हुए वहाँ से भागते हुए जाने लगती है। बिग सिस्टर बोलते ही ध्रुवांश आगे बढ़ने लगता है, पर श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। ध्रुवांश मुड़कर कंफ्यूज होकर श्रेष्ठा को देखता है तो श्रेष्ठा नाम में सिर हिलाकर कहती है,
अभी नहीं अंश, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। सभी लाचार सा भाव लिए खड़े थे, क्योंकि विनी के दुख का अब कोई संभाल नहीं सकता था। विनी दौड़कर अपने कमरे में जाकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है। बंद करने की आवाज़ से धीरज की नींद खुल जाती है। वह मुड़कर विनी को देखता है। विनी की आंखों में आंसू देखकर धीरज जल्दी से उठकर उसकी ओर जाकर कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? विनी धीरज की आवाज़ सुनते ही तुरंत धीरज के गले लगकर रोने लगती है। सभी लोगों के दर्दों का इलाज सिर्फ एक होता है, और वो है मोहब्बत। चाहे हम जितने भी दर्द में हों, लेकिन जिसे हम मोहब्बत करते हैं उसके सीने से लगते ही हमें एक राहत सी महसूस होती है। धीरज पूरी तरह से कंफ्यूज था। वह विनी के पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या किसी ने कुछ किया या कुछ कहा? देखो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, बताओ तो क्या हुआ? विनी बस धीरज के सीने से लगे हुए रोते रहती है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। धीरज थोड़ी परेशान सा अब चुपचाप खड़ा होकर विनी के बालों को सहला रहा था। उसे समझ आ चुका था कि विनी पूरी तरह से टूट चुकी है। वह उसे भले ना पता हो, वह इतना पता तो था कि टूटी हुई है जिसे उसे संभालना था। विक्रम कमरे से बाहर दीवार से सटे हुए आंखें बंद करके खड़ा था। उसे विनी के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर फिर भी विक्रम उसके तकलीफ को सुन रहा था। ध्रुवंश, श्रेष्ठ, सौरभ, सहस्रा, आव्या और ध्रुवंश कुछ दूरी पे खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। वह सब उनके पास नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था विक्रम और विनी को अकेलेपन की ज़रूरत है। रात का वक्त था। डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति फैली हुई थी। विनी की आंखों में रोने की वजह से सूज चुकी थी। वह खाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी धीरज उसे जबरदस्ती लेकर आया था। सहस्त्रा और आव्या सभी को खाना सर्व कर रही थी। खाना सर्व होते ही सब खाने लगते हैं। विनी चुपचाप बिनी भाव के बैठी हुई थी और खोई हुई थी। धीरज यह देखकर अपने हाथों से एक निवाला विनी की ओर बढ़ाते हुए कहता है, भूखे नहीं रहते, चलो कुछ खा लो। विनी सर उठाकर धीरज को देखकर एकदम से बोली, चलो वापस घर चलते हैं, मुझे मॉम डैड की याद आ रही है। यह सुनकर सबकी नज़रें विनी पर ठहर जाती हैं। धीरज के मॉम डैड विनी को अपनी बेटी जैसा प्यार देते थे, जिस वजह से कम समय में ही विनी उनके बहुत क्लोज हो चुकी थी। विनी यह कह बोलते ही धीरज सबकी ओर देखता है और फिर विनी को देखते हुए कहता है, ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन सुबह तो होने दो। विनी धीरज का हाथ पकड़ कहती है, नहीं, सुबह नहीं, मुझे अभी जाना है। इसी वक्त यह सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विनी घर को चारों ओर देखते हुए कहती है, इस घर में मुझे बहुत घुटन हो रही है, एक पल भी मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा। वह घर जिसमें विनी बचपन से रहती आई थी, उस घर में आज उसे घुटन हो रही थी। यह सुनकर विक्रम को बहुत तकलीफ होती है। धीरज विनी को समझाने की कोशिश करने के अलावा करने ही वाला था कि विक्रम एकदम से कहता है, धीरज ले जाओ प्रिंसेस को, मैं नहीं चाहता इन सब की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए। विनी विक्रम को देखती है और तभी विक्रम अपनी जगह से उठकर जाने लग जाता है। रुक जाइए अंकल। आवाज़ सुनते ही विक्रम के कदम रुक जाते हैं। सभी की नज़र आव्या पर जाती है, जिसने विक्रम को रोका था। आव्या अपनी जगह से उठकर विक्रम के पास जाकर खड़ी हो जाती है और विनी को देखते हुए कहती है, दर्द सिर्फ आपका नहीं है। अगर अंकल ने आपसे झूठ कहा है तो उसमें उन्हें भी उतना ही तकलीफ होती थी। अगर आपने अपनी माँ और भाई को खोया है तो अंकल ने भी अपनी वाइफ और बेटे को खोया है। अंकल ने सब जो किया था वो सिर्फ आपको खुश रखने के उद्देश्य से किया था। आपको माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए किया था। आपको अंदाज़ा भी है आपके आंसू से उन्हें कितनी तकलीफ होती है। और अभी जो आपने कहा इस घर में आपको घुटन हो रही है, ये सुनकर उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। आव्या की बात सुनकर विनी की नज़र फिर से विक्रम पर चली जाती है। विक्रम अब तक पीट करके खड़ा था और आव्या फिर से कहती है, वाइफी सॉरी। विक्रम अब तक पीट करके खड़ा था और आव्या फिर से कहती है, वाइफ और बेटा तो नहा रहे और अब आप भी अंकल को दूर होना चाहती हैं, जिसको आपके सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। आव्या के इतना बोलते विनी को रियलाइज़ होता है कि
उसने अपने दर्द में विक्रम के दर्द को देखना ही भूल गई। विनी तुरंत चेयर से उठती है और पीछे से ही विक्रम को हक करके कहती है, आई एम सॉरी डैडा। कहते ही उसके और विक्रम दोनों की आंखों से एक कतार आंसू बह जाता है। आव्या हल्का नम आंखों से दोनों को देखते हुए मुस्कुरा देती है। एक और कावड़ आ गई, लेकिन हमारा एपिसोड फिनिश हो गया है। लाइक करते जाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।